फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गए हुए थे तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तो वहाँ पे उस जो होस्ट था उसने रोका और कहा कि पूछा उसकी डिटेल्स मज़ीद पूछी तो उन्होंने कहा मैं डिप्लोमेट हूँ, इसका मतलब ये नहीं हूँ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो डिक्टेटरशिप रहा है, तो वेस्ट जो है वो सपोर्ट करता रहा है जो है पाकिस्तान को, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता रहा है। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं? देखें जी, इसकी मल्टीपल वजूहत हैं। 3 बड़ी वजूहत जो मेरे ज़हन में आती हैं। एक तो ये है कि ये हिस्टोरिकली इंडिया की सिंस 1990s एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। तो उसमें आपको ये 2-3 लफ्ज़ जो हैं, टेररिज्म, स्नेक पिट, एपिक सेंटर, डिक्टेटरशिप, ये आपको नज़र आएँगे पाकिस्तान के तनाज़ुर में। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें एक बड़ी बात ये है कि जो मैं पहला बड़ा फैक्टर जो है, वो ये है कि 1990 से लेके, यानी जब कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या इन्फिल्ट्रेशन या जो नाम भी आप उसको देना देते हैं मुख्तलिफ हलकों में, तो उस वक़्त से पहले की अगर आप सारी उठा के देखें, तो डिक्टेटरशिप्स तो उससे पहले बहुत ज़्यादा रही हैं पाकिस्तान में। जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप, या उससे पहले अय्यूब खान की डिक्टेटरशिप, लेकिन उनके साथ कभी ये लफ्ज़ एसोसिएट नहीं हुआ कि पाकिस्तान कोई टेररिज्म का कोई एपिक सेंटर है, या वहाँ कोई प्रॉक्सीज़ तैयार होती हैं, या इंडिया के हवाले से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कोई काम होता है। ये तो तब हुआ जब ये सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान के इश्यू के बाद, जनरल ज़िया ने जो है वो अफ़गानिस्तान से फ़ारिग होने के बाद अपनी तोपों का रुख जो है वो इंडिया की तरफ किया, और वहाँ पे जो मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, तो उसमें उन्होंने इतना ब्लंटली किया कि उन्होंने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। एक तो होता है ना कि आप इस तरह का कोई काम करते हैं, तो आप अगर ये काम जस्टिफाइएबल नहीं है इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो आप उसको किसी न किसी तरीके से किसी कवर में करते। अब उस वक़्त हालत ये थी, आपको मुमकिन है उतना उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमने अपनी आँखों से देखा है कि ये जो है, ये जो मिलिटेंसी है, इसके ठेके दिए जाते थे। जिस किसी का भी मिलिटरी के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक था, वो सब कॉन्ट्रैक्टर बन गया था मिलिटेंसी प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल शेख रशीद ने ये फतेह जंग और पता नहीं कहाँ-कहाँ जहाँ उसकी ज़मीनें थी, वहाँ पे उसने ट्रेनिंग कैंप खोल लिए थे। और वो कश्मीरी जो बाहर से आते थे, बुलाए जाते थे, उनको लेके वहाँ जाते थे, और उनको वहाँ ठहरा के महीना, 1.5 महीना ट्रेनिंग, असला वगैरह दे के तो फिर वापस भेजते थे। और ये इतना ओपन होता था कि इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इसका एतराफ़ किया कि हम ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये चप्पे-चप्पे पे एक मिलिटेंट कैंप था, और जिस किसी का भी कोई असर-रसूख था, वो ठेका लेके तो ये बिज़नेस करता था। सूरत-ए-हाल ये बन गई थी जिसको इंटरनेशनल जो विटनेसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेस, जिसने खुद जाके उसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया, वो ये था कि आप इलाका गैर से लेके तो कश्मीर के बॉर्डर तक, दरमियान में 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म की मिलिटरी चेक पोस्ट आते हैं। तो आप इलाका गैर से चलें, और आप जो है वो जो बॉर्डर्स है कश्मीर का उस तक जाएँ, तो आपके अगर पूरी गाड़ी असला की भरी हुई है, सामने नज़र आ रहा है खिड़की खोलने के बगैर कि गाड़ी में क्या है, और आप चेक पोस्ट पे सिर्फ़ एक जो है वो कार्ड लहरा दें, जो किसी कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप का कार्ड हो, जो कि आप ₹10 दे के तो राजा बाज़ार से छपवा सकते थे। राजा बाज़ार में वो जो नहीं बैठे होते बाहर, जो रेहड़ी पे, उनको जाके पिक्चर दें, तो वो दें कि ये मुझे छाप के, उसी वक़्त बना के आपको एक कार्ड दे देता था। और वो कार्ड लेके तो ये जो बहुत सारे कश्मीरी गिरोह, एक तो ये काम करते थे, और दूसरा चंदे करते थे पूरे पाकिस्तान में, जिसको भारत ने बाद में एक टेरर फाइनेंसिंग का नाम दिया,
کہ لوگ جو ہے وہ جلوس کی شکل میں جاتے تھے بڑی بڑی مارکیٹوں میں چادر لے کے، تو اس پہ پھر مارکیٹوں والے جو ہے وہ پیسے ڈالتے تھے. تو جہاں پہ آپ اتنا بلنٹلی اور اس قدر جو ہے نائیو اور اتنے بے سلیقہ طریقے سے اس طرح کا کام کرنا شروع ہو جائیں، تو وہ پھر انٹرنیشنلی ڈاکومنٹ ہوا. بعد میں جتنے بھی اس پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آرٹیکل آئے، اسپیچز ہوئی، فورمز پہ ڈسکشن ہوئے، تو آہستہ آہستہ ایک پورا آپ کا دوسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں انڈیا کا بن گیا کہ جی یہ دیکھیں پاکستان میں تو جس طرف آپ نظر دوڑائیں وہاں پہ ٹیررزم کا بندوبست ہو رہا ہے. یہ تھا ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی یہ 2-3 لفظ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا وہ اس وقت سے 90 سے لے کے چلاتے آ رہے ہیں. اور یہ سنیک پیٹ اور ایپک سینٹر والا، یہ 2 لفظ جو تھے یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے کی بورڈز ہیں پاکستان میں ٹیررزم کے سوال پر. تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو نئی سچویشن آئی ہے، اس نئی سچویشن میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے. اگر ہم اپنے طور پہ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو اکانومی تو بالکل جواب دے چکی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ $2-4 بلین کی آس پہ زندہ ہیں، آئی ایم ایف سے لیں یا کسی اور سے لیں، لیکن آپ کی جو دوڑ ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی اس میں تبدیلی نہیں آئی. اس میں آپ ٹیٹ فار ٹیٹ ہیں، انڈیا کو ہر محاذ پہ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، جبکہ لوگ بار بار دہرا کے تھک چکے ہیں. بھائی انڈیا کے فارن ریزرو کتنے ہیں، پر کیپیٹا انکم کتنی ہو گئی ہے، جی ڈی پی کیا ہے، ان کے ریسورسز کتنے بن گئے، اس کی پریسٹیج میں کتنا اضافہ ہو گیا، G20 میں آ گیا، اب اولمپک کے خواب دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بتا بتا کے لوگ تھک گئے. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ وہی پرانا کھیل کھیل رہی ہے کہ نہیں ہم اس کو اسی طرح گرائیں گے خالی ہاتھوں سے. اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو 2-3 نئی تقریریں لکھ کے دے دی جو وہ جگہ وقت بے وقت پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن ہے. اس میں کوئی نئی چیز مجھے نظر نہیں آتی، اس میں کوئی زیادہ ایگریسونیس یا اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سپیڈ اپ کیا تو میرا ایسا خیال نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے انڈیا کی.